Okay, now look one question. If an ellipse whose major axis and length of major axis and the minor axis are 2a and 2b respectively and touch both the and slide between coordinate axis such that touch both coordinate axis, slide between the coordinate axis such that they touch both the axis, है ना? Then find the locus of focus of such ellipse. If an ellipse whose length of the major axis and minor axis are 2a and 2b is respectively and the slide between the coordinate axis such that it touch both the axis, then find the locus of the focus of ellipse. तो जैसे कि आपने इस तरह के क्वेश्चन में पहले शुरुआत में क्या किया था, आप याद करें कि एक रॉड थी जो कि इस तरह से स्लाइड हो रही थी, फिर एक पैराबोला लिया था जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हुए स्लाइड कर रहा था. अब आपको एक इलिप्टिकल पाथ है यानी कि इलिप्टिकल शेप का एक आपने कार्डबोर्ड ले लिया और सिंपली उसको इस तरह से बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हुए रख दिया ये उस इलिप्टिकल पाथ का आपने इसको स्लाइड करते हुए आप इसको मूव कर रहे हो तो इसका हर एक पार्ट मूव करेगा, तो इसका ये फोकस भी मूव करेगा, ऐसा आप कह सकते हो. तो आपको इसी फोकस का क्या चाहिए, सिंपली यहाँ पर लोकस चाहिए. अंडरस्टैंड क्वेश्चन? तो इस फोकस का लोकस निकालने के लिए मैंने इस वाले किसी भी एक फोकस का लोकस के लिए उसको h, k एज्यूम कर लिया सिंपली. नाउ कि ये जो इलिप्टिकल पाथ है वो आप देख सकते हो कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तो हर पोजीशन पे और दोनों के बीच का एंगल चूंकि 90 डिग्री है, तो दोनों के हर एक पोजीशन के लिए इस इलिप्टिकल पाथ का जो डायरेक्टर सर्कल होगा, क्योंकि इस पॉइंट से जो ड्रॉन टेंजेंट्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द ईच अदर होगी, तो हर पोजीशन ऑफ इलिप्स के लिए जो इसका डायरेक्टर सर्कल होगा वो हमेशा आपका कहां से पासेस थ्रू होगा, इस ओरिजिन से पासेस थ्रू होगा. और डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए हमें उस इलिप्टिकल पाथ का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस साइज पता होना चाहिए और उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट. तो मान लेते हैं सेंटर का कोऑर्डिनेट सिंपल यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा है. तो अल्फा और बीटा के लिए हम लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ सिंपल डायरेक्टर सर्कल विल बी, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इज एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इट्स ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट 0,0, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वेट विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर हमें सिंपल सेंटर का लोकस पूछा जाता तो हम इसी अल्फा बीटा को सिंपली एक्स और वाई से यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं. अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक डायरेक्टर सर्कल का ये कॉन्सेप्ट. फिर आपको यहाँ पे फोकस का लोकस पूछा है तो इसको आपने h, k मान दिया, तो ऑब्वियस है जो दूसरा फोकस हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट
इज अ 2 अल्फा माइनस का h कॉमा 2k माइनस का बीटा, इस तरीके से आएगा। ये बात भी क्लियर है। अब आपको अल्फा और बीटा को किस में बदलना है, h और k में बदलना है। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? आपको जैसा कि एक प्रॉपर्टीज बताई गई कि फोकस से किसी भी टेंजेंट पे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज इक्वल द बी स्क्वायर के बराबर होगा। किसी भी इलिप्टिकल पाथ की जो टेंजेंट है उस पे फोकस से अगर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट देखेंगे तो वो हमेशा आपको बताया गया किसके बराबर, बी स्क्वायर के बराबर। तो ये h कॉमा k से इस पे परपेंडिकुलर लेंथ यानी कि k हो जाएगी, सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में आपके पास द 2k माइनस का b हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, कहने का मतलब चाहे इलिप्टिकल पाथ नीचे आए कहीं पे भी k निगेटिव, तो ये वाले से भी इज अ y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा या दोनों से रिस्पेक्ट में सेम साइड होगा। तो k इंटू द 2k माइनस b का जो प्रोडक्ट होगा इज 2k माइनस बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल द बी स्क्वायर के होगा। और सिमिलरली ये भी एक इसकी टेंजेंट है h कॉमा k से, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि h इंटू द 2 अल्फा इज ये मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है, 2 बीटा माइनस k लिखो और इसको भी 2 बीटा माइनस का k यहाँ पे किया मैंने, और 2 अल्फा इसको मैंने यहाँ पे लिखा द 2 अल्फा माइनस का h इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये सेकंड और ये थर्ड रिलेशन हो गया। इस 1 2 3 के हेल्प से हम आराम से किसको एलिमिनेट करके h और k में लोकस निकाल सकते हैं। अल्फा और बीटा में आप आराम से यहाँ पे लोकस फाइंड आउट कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो बी स्क्वायर बाई h प्लस h। तो सिंपली ये आपका हो जाएगा is a h plus b square upon h divided by 2 का whole square plus the k plus the b square by k divided by 2 का whole square, तो 4 आ जाएगा a square plus b square। ये उस पर्टिकुलर फोकस का क्या हो जाएगा, इज सिंपली लोकस हो जाएगा। h और k को आप x और y से रिप्लेस करके यहाँ पे सिंपल लोकस की बात कर सकते हो। तो if an ellipse whose length of the major axis and minor axis 2a and 2b slide between the coordinate axis such that it's touch the both the axes always, तो find the locus of the slide between यानी कि टच करते हुए स्लिप कर रहा है, और इस तरह से हमें इस पर्टिकुलर फोकस का इसका क्या चाहिए था, यहाँ पे लोकस निकालना था। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सिंपली यहां पे अगर मैंने कहा इफ a rectangle whose length is to breadth ratio is simply 3:2 is circumscribed an ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 is equate with 1. A rectangle whose length is to breadth ratio is 3:2 is circumscribed an ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 is equal to 1. Then find its area. तो उस केस में हमें इस रेक्टेंगल का क्या चाहिए, इट्स एरिया चाहिए, इट्स यानी कि रेक्टेंगल का एरिया। तो आपके पास एक इलिप्टिकल पाथ है जिसको एक रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है।
तो इलिप्टिकल पाथ अपन ने प्लॉट किया और सिंपली अगर अपन ने रेक्टेंगल ऐसे कंस्ट्रक्ट किया तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है इस प्रॉब्लम में? यस, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये इलिप्टिकल पाथ है तो ये 5 है और ये 4, तो ये लेंथ आपकी 10 हो जाएगी और ये लेंथ आपकी यहाँ पर 8 हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का रेशियो 10:8 आएगा, तो 10:8 यानी कि 5:4 आएगा, जबकि हमें प्रॉब्लम में 3:2 दे रखा है। तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पर इसका सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि ये इलिप्टिकल पाथ तो हमें ऐसा ही था, वो जो रेक्टेंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी जो साइड्स है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस के सिंपल पैरेलल नहीं है। वो बेसिकली आप एक इस तरह से फिगर बनाओ, एक कोई भी टेंजेंट कंसीडर करो, एक ऐसी टेंजेंट जो कि इंक्लाइंड है, और अगर यहाँ पे इसी के पैरेलल हम एक और टेंजेंट यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, सिंपली एक और टेंजेंट यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। इसी के परपेंडिकुलर एक और टेंजेंट यहाँ पे कंसीडर किया जाए और इसी लाइन के पैरेलल फिर इसी के पैरेलल एक और टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर हो तो ये 90, 90 और ये 90 बन जाए, तो आप कह सकते हो कि इस टाइप से ये जो फिगर होगा वो एक रेक्टेंगल हो गया। तो सिंपली मैंने क्या काम किया कि इस एक स्लोप m लिया, -1/m की टेंजेंट खींची और m बदलूंगा तो स्लोप 1/m, तो इसका इस फिगर का डायमेंशन बदलता जाएगा और एक पर्टिकुलर केस में इसकी लेंथ इस टू ब्रेथ का रेशियो सिंपल 3:2 हो जाए। ये मेरा चॉइस है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये आपका 3x हो जाए, तो ये आपका 3 लैम्डा हो जाए, तो ये लेंथ आपकी यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाए। यही कहने का मतलब है। तो चूंकि इस इलिप्टिकल पाथ के लिए आपको इसी का एरिया चाहिए, यानी कि सिंपल लैम्डा की वैल्यू चाहिए बच्चे, तो चूंकि ये चारों पॉइंट इस इलिप्टिकल पाथ पे जो ड्रॉन टेंजेंट है, वो मेरा कहना है कि इस इलिप्टिकल पाथ के किस पे लाई करेंगे बच्चों? इस डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेंगे। तो यानी कि ये जो रेक्टेंगल है वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। जो रेक्टेंगल है वो सिंपली एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो गया, और उस सर्कल का अगर हम रेडियस की बात करें तो वो √a² + b² होगा, यानी कि 25 + 16 यानी कि इज सिंपली 41। √41 इसका ये आपका रेडियस हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो अगर ये 2 लैम्डा है, ये 3 लैम्डा और ये 2 लैम्डा लेंथ है और ये 90 है, तो आपको ये पता है कि इसका ये जो डायगोनल है वो इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आप मेरे को बोल सकते हो 9 λ² + 4 λ² इज इक्वल टू द पाइथागोरस में डायमीटर का होल स्क्वायर, और डायमीटर यानी कि 2√over इज 25 + 16 यानी कि 41 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 λ² इज इक्वल टू द 4 × 41 λ² इज इक्वेट विथ इज 416 डिवाइडेड बाय 13, ये आ जाएगा। एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज is a 2 लैम्डा और 3 लैम्डा का प्रोडक्ट, यानी कि 6 of λ², तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 164 डिवाइडेड बाई 13, ये इसका आंसर होगा। तो 16 4 64 6 4 24 2 6 6 36 38 3 6 9 अपॉन 13 स्क्वायर यूनिट, ये मेरे को उस रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा? सिंपली एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टर सर्कल का यहाँ पे यूज करते हुए इस कॉन्सेप्ट को उस रेक्टेंगल के लिए आपको जो भी निकालना था वो आपने सिंपली यहाँ पे फाइंड आउट किया। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? नेक्स्ट इज इफ आई से कि अगर
if they find the locus of a point from where find the locus of a point from where we draw two perpendicular tangent on ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 is equal to 1, and we find the locus of a point from where we draw a perpendicular tangent to an ellipse, and another is a perpendicular tangent to ellipse. Is a one of is draw a tangent to ellipse and a perpendicular to that tangent, and perpendicular to that tangent is simply drawn to another ellipse x square upon 16 plus y square upon 25 is equal to 1. Find the locus of a point from where we draw a tangent to the ellipse and a perpendicular to that tangent is drawn to the another ellipse is this. यानी कि उस पॉइंट का हमें लोकस चाहिए जिससे हम दो टेंजेंट, एक इस पर और एक दूसरे एलिप्स पे ड्रॉ कर रहे हैं, वो आपस में यहाँ पर सिंपली क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यानी कि आपको कहा गया है कि इस बार डायरेक्टर सर्कल का काम नहीं है। आप समझे कि एक ही एलिप्स पर बात नहीं हो रही है, एक ऐसा एलिप्स है और एक कुछ ऐसा एलिप्टिकल पाथ है। इस पॉइंट का लोकस चाहिए जिस पर एक ड्रॉन इधर हो और इधर हो, और ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या हो, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर है। अंडरस्टैंड? तो इस पॉइंट P का क्या चाहिए, सिंपल लोकस। तो पहले वाले इलिप्स पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, क्योंकि आपको प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप की वैल्यू -1 करनी है। तो आपको ये पता है कि इस पॉइंट से इटसेल्फ इस इलिप्स पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और इसका अगर ये m1 है तो m1 बेसिकली एक क्वाड्रेटिक है जिसका रूट है, और वो क्वाड्रेटिक कौन सी है, y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस अंडर रूट ओवर द 25 इंटू m स्क्वायर प्लस 16 को h कॉमा k से सिंपली मैंने सेटिस्फाइड किया। तो m स्क्वायर के साथ मेरे को मिलेगा सिंपली h स्क्वायर माइनस का 25 इज अ माइनस का 2hk इंटू m इज अ प्लस ओवर k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू द 0, और इसी का एक रूट सिंपली आपका m1 हो गया। तो ये एक क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट सिंपल m1 हो गया। सिमिलरली आपने एक वो क्वाड्रेटिक जिसका ये एक रूट m2 हो जाए, तो उसके लिए आपको इस एलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होगी, उसको h k से सेटिस्फाइड करना होगा। इसके दो रूट है, इसके m1 और m2 रूट नहीं है, इसका केवल एक रूट m1 है, दूसरा रूट m2 डैश कुछ भी हो सकता है। नाउ यहाँ पर फिर से हम लोग ने ऐसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी दूसरे वाले एलिप्स के लिए। मैंने फिर से कहा कि इरेस्पेक्टिव ऑफ a एंड b y इज इक्वल टू mx a स्क्वायर इज अ प्लस b स्क्वायर, सिंपली आंसर हो जाएगा। तो m स्क्वायर इंटू h स्क्वायर माइनस 16 माइनस का 2hk इंटू m प्लस द k स्क्वायर माइनस का 25 इज इक्वल टू द 0। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट बेसिकली m2 हो गया, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो m1 m2 आपका -1 हो गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन में m की जगह पर, इस क्वाड्रेटिक में m की जगह पे -1/m रख दूं,
तो इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक जो नई क्वाड्रेटिक आएगी उसमें एक रूट आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और जब मैं माइनस का 1/m यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पर बेसिकली मेरे को मिलेगा k स्क्वायर माइनस का 25 इंटू का m स्क्वायर इज प्लस का 2hk इंटू m प्लस h स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वेट विथ 0। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में कॉमन रूट नहीं था, लेकिन इसका m2 अगर रूट है तो मैंने m2 को -1/m1 से रिप्लेस कर दिया, यानी कि m को -1/m से रिप्लेस कर दिया। तो इक्वेशन 1 एंड 2 हैज एटलीस्ट वन रूट शुड बी कॉमन। तो इस दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो गया, और अगर एक रूट कॉमन है तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हो। द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी इज कहने का मतलब इज यहाँ पर इसको a1 इसका मल्टीप्लिकेशन है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2hk, इस तरीके से 2hk इंटू h स्क्वायर माइनस का 25 माइनस इस प्लस हो जाएगा 2hk इंटू द k स्क्वायर माइनस का 25 इस माइनस का 2hk मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर माइनस का 16 माइनस का इस 2hk इंटू k स्क्वायर माइनस का 16 ऐसे इस इक्वेट विथ इज h स्क्वायर माइनस 25 इंटू h स्क्वायर माइनस 25 इंटू h स्क्वायर माइनस 16 माइनस द k स्क्वायर माइनस का 16 इंटू द k स्क्वायर माइनस का 25। तो इस टाइप से ये आपको लोकस मिल जाएगा, और इसको आपको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाइड करने की जरूरत पड़ेगी। इसे सिंप्लीफाइड करते हुए हम उस पर्टिकुलर पॉइंट का वहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, लोकस निकाल सकते हैं। तो लोकस उस पॉइंट का निकालना था जिसमें दोनों एलिप्स पर इंडिविजुअल एक एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, और वो दोनों आपस में क्या थी, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर थी। तो यानी कि उसको हम लोग ने थोड़े से क्वाड्रेटिक के रूट्स को लेकर इसको यहाँ से m को एलिमिनेट आराम से कर दिया, और स्लोप फॉर्म में लेने का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि दोनों लाइंस आपस में चूंकि परपेंडिकुलर थी तो m1 m2 इज इक्वल टू सिंपली आपने क्या लगा दिया, -1। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, तो पहले पॉइंट फॉर्म की बात करोगे। इज अ पॉइंट फॉर्म क्या होता है? पॉइंट फॉर्म में सिंपली आपके पास एक इलिप्टिकल पाथ है, स्टैंडर्ड आप कर्व की पर बात कर रहे हो, इज अ p ऑफ x1 y1 है, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपकी क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको दे रखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वेट विथ 1। तो इस x1 y1 पे जो ड्रॉन नॉर्मल है 90 डिग्री, यानी कि वो लाइन जो टेंजेंट के इस पे परपेंडिकुलर है, उसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। तो उसके लिए आपको इस पॉइंट पे स्लोप की जरूरत है, और स्लोप के लिए आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो या dy बाई dx से कैलकुलेट कर सकते हो, एज यू विश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ सिंपली टेंजेंट हो गया। द स्लोप ऑफ अगर टेंजेंट लिखने के बाद
आप आराम से नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे लिख सकते हो, तो वो -y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस का अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिखा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल द y माइनस y1 अपॉन इज द x माइनस x1, यानी कि इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखो तो आप इस फॉर्म में उसको याद रखोगे x1 बाई ए स्क्वायर। तो ये सिंपली आपका किसी भी गिवन पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। लेकिन ये फॉर्मेट कब पॉइंट फॉर्म है, जब आपको वो कोऑर्डिनेट पता है जिस पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, तब की कहानी है। y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन, क्योंकि ये इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैपिटल T बराबर 0 तभी है जब वो इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए लिखा गया है। तो इसका स्लोप तभी है जब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे आपको नॉर्मल पता है आपको ड्रॉ करनी है। तो ये सिंपल इसका पॉइंट फॉर्म हो गया, ये सिंपल इसका पॉइंट फॉर्म हो गया। यहाँ पर ये बात सभी को क्लियर हो गई अच्छे से। इसके अलावा फिर आप कहते हो द इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, द सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ सिंपली पैरामेट्रिक फॉर्म। द पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर आप बात करते हो तो कुछ नहीं, इस x1 को x1, y1 की जगह पर आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट कंसीडर कर देते हो a का cos थीटा, b का sin थीटा, और यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो b का sin थीटा डिवाइडेड बाई इज b का sin थीटा, यानी कि sin थीटा डिवाइडेड बाई b is equate with x minus a का cos थीटा अपॉन cos थीटा, a मर जाएगा, एक नीचे बच जाएगा a, तो cos थीटा डिवाइडेड बाई a। अब दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करते हो, cos थीटा को ऊपर ले जाके लिखते हो सिंपली x का sec थीटा माइनस y का ax का sec थीटा बच्चे माइनस by का cosec थीटा is equate with a square minus b square। ये irrespective of a and b है, चाहे a greater than b हो चाहे a lesser than b हो। चूंकि इसमें sec थीटा और cosec थीटा आ गए तो इसमें थीटा एनी रियल नंबर लेकिन n पाई बाई 2 अलाउड नहीं होगा, तो इस इक्वेशन में वर्टिकल नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल नॉर्मल मिस हो जाएंगी। यानी कि एंड पॉइंट पे ये जो नॉर्मल होगी वो आप देख सकते हो यहाँ पे मेजर एक्सिस होगी, और यहाँ पे जो नॉर्मल होगी वो इटसेल्फ क्या होगी, माइनर एक्सिस होगी। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन सिंपल क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म होगा। यानी कि अगर हमें किसी भी लाइन को इज अ नॉर्मल फ्रेम करना है तो हमें उस इक्वेशन को इसके साथ सिंपली यहाँ पे कंपेयर कर देना है। द थर्ड फॉर्म आप कह सकते हो स्लोप फॉर्म। इज अ स्लोप फॉर्म की अगर हम बात करें तो लेट अज्यूम द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y इज इक्वल mx प्लस c। तो इसी के नीचे a c की वैल्यू निकालने के लिए ax का sec थीटा माइनस by का cosec थीटा इज इक्वेट विथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के नीचे माइनस का mx प्लस y बराबर c लिखा गया, और a sec थीटा डिवाइडेड बाई माइनस का n इज इक्वेट विथ माइनस का b cosec थीटा अपॉन 1 इज इक्वेट विथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c आ गया। इसको इक्वेट किया तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी is a AC upon minus m into a square minus b square। अंडरस्टैंड यहाँ तक। द साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा इज अ माइनस का BC अपॉन a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करेगा तो यहाँ से आएगा तुम्हारे पास एलसीएम, मेरे पास m स्क्वायर इंटू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो, ऊपर तुम्हारे पास आएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से द सी का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा प्लस माइनस का एम इंटू इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस इज बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। तो द स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, यानी कि गिवन स्लोप के लिए कितने नॉर्मल होंगी? 2। इज जैसे टेंजेंट 2 थी तो गिवन स्लोप के लिए 2 नॉर्मल होगी। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द सिंपल स्लोप फॉर्म हो गया। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से? तो ये 3 फॉर्मेट हैं जो कि हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। पहला पॉइंट फॉर्म है, दूसरा आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म है और तीसरा स्लोप फॉर्म है। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को?